हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज नंबर 3817 करेंगे। चलो क्वेश्चन 1 पे आते हैं कि UN ट्रीटी ऑन हाई सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया गया है कि यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने वाली संधि है। वर्तमान में ये सही है, वन कथन जो है ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में इस संधि को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये गलत है। इन्होंने कहा कि यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, जबकि यह विधिक रूप से बाध्यकारी है, इसलिए सेकंड हमारा गलत है। थर्ड है कि संधि के अनुसार कोई भी देश राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों के समुद्री आनुवंशिक संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 हमारे सही हैं। 1 का आंसर रहेगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साम्यवादी समाजवादी विचारों के प्रसार में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ इन्होंने हमें समाचार पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनको प्रकाशित करने वाले की इसने प्रकाशित किए थे। इन्होंने दिया है कि द सोशलिस्ट। देखो, हमें ये देखना है कि सही सम्मिलित हैं, कौन से सही सम्मिलित हैं, ये देखना है। तो है इसमें द सोशलिस्ट एम सिंगारवेलू। एम सिंगारवेलू ने द सोशलिस्ट को नहीं किया था, इन्होंने किया था लेबर किसान गजट, उसको प्रकाशित किया था, तो ये तो गलत है। फिर एक लेबर किसान गजट इन्होंने दे दिया SA डांगे, तो ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि ये तो सिंगारवेलू ने प्रकाशित किया था। फिर है नवयुग मुजफ्फर अहमद, ये सही है। नवयुग किसने किया था? मुजफ्फर अहमद ने। तो सेकंड का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल 3 बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे बटरफ्लाई माइन्स और ग्रीन पैरेट्स क्या है? उपयोग में सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी पटाखे, एंटी पर्सनल लैंडमाइन्स, चीन आधारित रैंसमवेयर, IMF द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित क्रिप्टोकरेंसी। देखो, ये है एंटी पर्सनल लैंडमाइन्स और ये 2 प्रकार के होते हैं, PFM1 और PFM2। 2 प्रकार के एंटी पर्सनल लैंडमाइन्स होते हैं और इन्हें बटरफ्लाई माइन्स या ग्रीन माइन्स भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें बी, थर्ड आंसर रहेगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, महासागरीय अभिसरण में गर्म स्थलमंडल ठंडे और सघन स्थलमंडल के नीचे धंस जाता है। सेकंड है, महाद्वीपीय अभिसरण में महाद्वीपीय स्थलमंडल महासागरीय स्थलमंडल के नीचे प्रविष्ट हो जाता है। महाद्वीपीय अभिसरण में या तो प्लेट प्रविष्ट नहीं होती है या प्रविष्ट क्षेत्र बहुत गहरा नहीं होता है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। इसमें हमारा केवल 3 सही है। 4 का हमारा आंसर रहेगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदायसन सभा अथवा धार्मिक सुधार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना, रहनुमाई मजदायसन की स्थापना वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधानों में हुई थी। यही गलत है। इसमें बताना है कि सही कौन सा। तो ये तो इसमें गलत है, क्योंकि जो इसकी स्थापना है वो 1851 में हुई थी, तो इसलिए फर्स्ट हमारा गलत है। इस संघ के संस्थापक नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली थे। ये बिल्कुल सही है। इसने पारसी धर्म में रूढ़िवादी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान का समर्थन किया था। ये भी सही है। तो हमारा सही रहेगा इसमें 2 और 3, यानी कि 5 का हमारा ऑप्शन रहेगा बी। 6 क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के 4 कंटेनर हैं जिनके आधारों के पास एक नल है। उनमें से प्रत्येक में क्रमशः पारा, मिट्टी, तेल, शहद और जल जैसे तरल पदार्थ भरे हुए हैं। यदि प्रत्येक कंटेनर के नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कौन सा सबसे पहले खाली होगा, ये बताना है हमें। पारे से भरा, जल से भरा, शहद से भरा या मिट्टी के तेल से भरा। तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के तेल से भरा हुआ जो कंटेनर है वो सबसे पहले खाली होगा, क्योंकि मिट्टी के तेल के आंतरिक परतों के वेग पर अवरोध सबसे कम होता है और इसका अवरोध सबसे कम होगा, तो यही सबसे पहले खाली होगा। तो 6 का हमारा आंसर रहेगा डी।
7वां क्वेश्चन है समन पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, यानी कि गलत क्या है वो हमें देखना है। यह गंगा के बाढ़ के मैदान में स्थित एक मौसमी गोखुर झील है, सही है ये। यह प्रवासी पक्षियों जैसे कि कॉमन टील, उत्तरी पिनटेल, ग्रेट व्हाइट पेलिकन और स्टोर्क की विभिन्न प्रजातियों का आश्रय स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक रामसर स्थल है तथा सारस क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल की वल्नरेबल प्रजातियों को पर्यावास प्रदान करता है, ये भी सही है। भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, ये गलत है, ये भारत के मणिपुर राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित है, तो गलत था, वही हमें फाइंड आउट करना था। तो डी इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि डी इसमें गलत है, मणिपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित है। 7 आंसर रहेगा टी। 8 क्वेश्चन है निर्देशित ऊर्जा हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हथियार अपने प्राथमिक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए या प्रणोदन के साधन के रूप में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने दिशात्मक रूप से अप्रतिबंधित रेगन एरे नामक हल्के ड्यू को विकसित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है, ये भी सही। तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। 8 का हमारा आंसर रहेगा सी। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किम्बरले पठार, विस्टुला नदी, मर्रे नदी, हडसन की खाड़ी। तो इसमें हमारा आएगा 1 और 3। 9 का हमारा आंसर रहेगा 1 और 3, यानी कि किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है और मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में है, और विस्टुला नदी और हडसन की खाड़ी कनाडा में है, और विस्टुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी है और यूरोप की 9वीं सबसे लंबी नदी है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 9 का ए। 10वां क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। मैकेंजी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे। 10 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि 2 और 4, मिसिसिपी और रियो ग्रांडे। तो मैकेंजी और सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका के मध्य अक्षांशों में बहने वाली एक नदी है, और मैकेंजी कनाडा के बोरियल वन से होकर प्रवाहित होने वाली एक नदी है। तो इसलिए इन्होंने पूछा है कि उत्तरी अमेरिका में, तो हम बताएंगे 2 और 4, यानी कि आंसर रहेगा हमारा 10 का बी। 11वां क्वेश्चन है मालाबार ट्री टोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेंढक की एक प्रजाति है जो उच्च वितानों पर रहती है तथा पश्चिम घाट की स्थानिक प्रजाति है। इसे आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में एंडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 11 का हमारा आंसर रहेगा इसमें सी, कि 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। 11 का हमारा आंसर रहेगा सी। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। भारत के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, वो ऐसी कौन सी नदियां हैं। दिहांग, तीस्ता, मानस और लोहित। तो इसमें 12 का हमारा आंसर रहेगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, यानी कि दिहांग है ब्रह्मपुत्र से मिलती है, मानस और लोहित। तीस्ता नदी वही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र से मिलती है, बांग्लादेश भारत में ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियाँ। तो हम दिहांग बताएंगे, मानस और लोहित। तीस्ता जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है तो मिलती है लेकिन बांग्लादेश में मिलती है। तो 12 का हमारा आंसर रहेगा सी। 13 क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धम्म महामात्रों को न्यायिक प्रशासन हेतु नियुक्त किया जाता था। रज्जुकों को पड़ोसी धम्म महामात्रों को न्यायिक प्रशासन हेतु नियुक्त किया जाता था। इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें रज्जुकों को पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। शुल्काध्यक्ष आय के प्रभारी अधिकारी होते थे। तो 13 में कौन सा सही नहीं है। 13 में 1 और 2 सही नहीं है। 13 में 1 और 2 सही नहीं है।
अच्छा, गलत बताना है इसमें, हाँ ठीक है, 1 और 2 इसमें गलत है, 3 इसमें सही है, 3 इसमें सही है, क्योंकि जो शुल्काध्यक्ष शाही आय के प्रभारी अधिकारी होते थे वही शुल्क को इकट्ठा करते थे। और जो धम्म महामात्र है ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि अशोक सम्राट द्वारा नियुक्त अधिकारी का एक समूह होता था और इन्होंने दिया है कि न्यायिक प्रशासन हेतु नियुक्त किया जाता था, तो ये गलत है और गलत ही इसका आंसर है, गलत ही हमें ढूंढना है। सेकंड है कि रज्जुकों को, रज्जुक क्या थे भाई, रज्जुक न्यायप्रिय, जो इन्होंने फर्स्ट में दिया है कि न्यायप्रिय प्रशासन, तो ये रज्जुकों के लिए कहा गया। न्यायप्रिय अधिकारियों का एक समूह होता था, रज्जुक क्या था, न्यायप्रिय अधिकारियों का एक समूह था, तो इसमें गलत दिया गया है और गलत ही हमें ढूंढना था, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों गलत हैं और यही हमारे आंसर है। 13 का आंसर रहेगा ए। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले पद ग्लाइकेंस की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली की श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। ये सजीवों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट आधारित बहुलक हैं। ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित जीवन सहायक प्रोटीन है। इनमें से ये मानव शरीर के ब्राउन वसा कोशिकाओं का हिस्सा हैं जो ऊर्जा का प्रयोग कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो 14 का हमारा आंसर रहेगा इसमें बी, ये सजीवों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट आधारित बहुलक हैं। 15 क्वेश्चन है, तख्त ए बही, गुलदारा और सिरकप सतलों में क्या समानता है। ये भारतीय काल में सिल्क रूट में स्थित व्यापार केंद्र थे। नहीं, ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित मठ स्थल थे। बिल्कुल सही है, मठ स्थलों के नाम है ये, तख्ते बही और गुलदारा सिरकप। ये क्या है, इनमें क्या समानता है कि ये सब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित मठ स्थल हैं, यही इनमें समानता है और आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोड दिया नहीं गया है कि 1, 2 और 3 या ABC ऐसा कुछ, तो एक ही निकालना था हमें, बी हमारा सही वो हमें मिल गया है। 15 का हमारा आंसर रहेगा बी। 16 क्वेश्चन है, कुतुब शाही स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है कि इसमें बीजापुर साम्राज्य की इंडो ईरानी विशेषताओं को अपनाया गया है। बिल्कुल सही है। ये इमारतें कहीं कहीं टाइलों के प्रयोग के साथ तराशे हुए पत्थर, ईंटें और चूने की चिनाई से निर्मित है। बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं और सही हमें बताना था, तो आंसर हमारा रहेगा 16 का सी। 17 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सट्टेबाजी और जुए पर कर लगाने का विधायी अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। सट्टेबाजी और जुए पर कौन कर लगाता है ये बताना है। तो संसद, राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें कर लगाते हैं राज्य विधानमंडल। 17 का हमारा आंसर रहेगा बी। 18 क्वेश्चन है, रिवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं को जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए किया गया था। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। तो कौन सा सही है ये बताना हमें, दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। 18 का हमारा आंसर रहेगा सी। 19 क्वेश्चन है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी निम्न आय वाले अपने सदस्यों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसकी शाखा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज में हमें सही मिल गया है। 19 का हमारा आंसर आएगा बी। किसकी शाखा है ये, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है, PRGF। 20 क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही निकालना है हमें। यह संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों की सहायता करने के लिए भारतीय सेना की एक पहल है। बिल्कुल सही, भारतीय सेना द्वारा की गई पहल है ऑपरेशन सद्भावना। ये संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है। 20 का हमारा आंसर आएगा ए। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ GI टैग दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। गमोसा असम राज्य का GI टैग है, तंदूर अरहर तेलंगाना का, ओनाटुकारा एलू तमिलनाडु, अट्टापट्टी थुआरा केरल का। तो कौन से सही है ये बताना है, कौन से सही ये नहीं बताना है, ये बताना है कि कितने सही हैं।
तो इसमें तो हमारा तुक्का भी लग सकता है भाई, अगर तुक्का मारने वाला कोई सही हो तो। 21 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि केवल 3 युग्म सही हैं। हमने बता दिया 3 युग्म सही, इतना ही पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा कौन कौन से सही हैं, तो 3 ही सही है, इसमें 3 बताना है। 21 का हमारा रहेगा सी। 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक गैर सरकारी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देने की आवश्यकता होती है। अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति गैर सरकारी विधेयकों पर विचार करती है तथा उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है हमें। 22 का हमारा आंसर रहेगा डी, कि ना तो इसमें एक सही है और ना इसमें 2 सही है। ये 7 दिन का नोटिस है ना, ये इसमें गलत दिया गया है। इसमें अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति गैर सरकारी विधेयकों पर विचार करता है तो उनके तत्कालिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण नहीं, तत्कालिकता और महत्व के आधार पर, महत्व के आधार पर करती है, तात्कालिकता के आधार पर नहीं करती है, इसलिए ये गलत है। 22 के दोनों गलत हैं, तो आंसर रहेगा हमारा डी। 23 क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः 500 और 60 निश्चित की गई है। न्यूनतम संख्या, हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 निश्चित की गई है। विधान परिषद की किसी विधेयक को अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए रोक कर सकती है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो इसमें हमारा 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 23 का हमारा आंसर रहेगा बी, 1, 2, 4। हाँ, 23 का आंसर रहेगा बी। 24 क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट MIMO तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरलेस संचार के लिए प्रयुक्त एक एंटीना तकनीक है जिसमें स्रोत और गंतव्य दोनों पर मल्टी एंटीना का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका उपयोग 4G और 5G दोनों संचार तकनीकों में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों इसमें सही है। 24 का हमारा आंसर आ जाएगा सी। 25 क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के सरकारी खरीद समझौते GPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को सरकारों को वस्तुओं और सेवाएं बेचने के लिए पारस्परिक रूप से अपने बाजार खोलने की अनुमति देता है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। GPA पर अभी तक भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, ये भी सही है और फर्स्ट भी इसमें सही है। तो 25 का हमारा आंसर रहेगा सी। 26 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विंस्टन चर्चिल के कंजर्वेटिव दल की सरकार द्वारा तैयार किया गया था और यह पूरी तरह से माउंटबेटन योजना पर आधारित है। ये गलत है, इसमें ये सही नहीं है। विंस्टन चर्चिल के कंजर्वेटिव दल की सरकार द्वारा तैयार किया गया था, ये गलत है। सेकंड दिया गया, इसमें कहा गया था कि सम्राट के नाम पर किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल के पास होगा, ये इसमें बिल्कुल सही है। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया था, ये भी सही है। तो 26 का हमारा आंसर रहेगा बी। 26 आंसर रहेगा बी, यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। 27 क्वेश्चन है हमारा, भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित देशों को भारत की निर्यात हिस्सेदारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम। तो इनको आरोही क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो 27 का हमारा आएगा, सबसे पहले आएगा जर्मनी, फिर आएगा यूनाइटेड किंगडम और फिर आएगा बांग्लादेश और फिर आएगा संयुक्त अरब अमीरात। 2, 4, 3, 1 यानी कि 27 का हमारा आंसर रहेगा डी।
28 क्वेश्चन है पिठोरो चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिठोरो चित्रकला, इसे गुजरात और मध्य प्रदेश में पंचमहल क्षेत्र में राठवा भीलों द्वारा चित्रित किया गया था। ये लघु चित्र हैं जिनमें देवताओं को घुड़सवार के रूप में दर्शाया जाता है। तो कौन सा सही है? इसमें केवल 1 सही है, तो 28 का हमारा रहेगा ए। 29 क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद से भारत में समग्र लिंगानुपात में लगातार कमी आई है। ये गलत है, कमी नहीं आई है, वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। ये सही है, तो इसमें 29 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 सही है इसमें। 30 क्वेश्चन है रोजगार महानिदेशालय डीजीई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय संबंधित शीर्ष संगठन है। इसकी अध्यक्षता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। इसमें केवल 1 सही है, 30 का हमारा आंसर रहेगा ए। 31 क्वेश्चन है वनीकरण या वनीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आक्रामक पादपों को जड़ से खत्म करना और प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्स्थापित करना है। यह परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है। गलत है, इसमें हमारा 1 सही है, यानी कि केवल 1 सही है। 31 का हमारा आंसर रहेगा ए। 32 क्वेश्चन है भारत में रोजगार प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 और 19 के पश्चात स्वनियोजित और वेतनभोगी दोनों प्रवृत्तियों की हिस्सेदारियों में गिरावट आई है। 75% से अधिक ग्रामीण महिलाएं श्रमिक कृषि क्षेत्र में विनियोजित हैं। महिलाओं द्वारा जलाऊ लकड़ी के संग्रहण और मुर्गी पालन को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं गिना जाता है। तो 32 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 इसमें गलत दिया गया है और गलत को ही हमें फाइंड आउट करना था। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो जो 1 है इसमें यही गलत है और गलत ही हमारा आंसर रहेगा। 32 का आंसर रहेगा 1, इसमें 2 और जो 3 हो बिल्कुल सही है। 33 क्वेश्चन है हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके समग्र व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अग्निवीरों के कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के, एनसीसी कैडेट के या कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए किया गया था? रामकृष्ण मिशन, ये किया गया था अग्निवीरों के लिए। 30 यानी हमारा आंसर रहेगा ए। 34 है किसी देश के चालू खाता शेष में निम्नलिखित में से किसे अदृश्य मद माना जाता है। सेवाओं का व्यापार, अवैध तरीकों के माध्यम से बेहिसाब व्यापार, सवर्ण व्यापार या फिर रक्षा मदों का व्यापार। इसमें आएगा सेवाओं का व्यापार। 34 आंसर रहेगा ए, सेवाओं का व्यापार। जैसे ये होते हैं ना पैकर्स एंड मोर्स वाले, तो ये क्या करते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट सेवाएं देते हैं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं। तो इनको जो हम गिनते हैं ना, वो अदृश्य मदों में इनको गिना जाता है। तो 34 का हमारे इसलिए आंसर रहेगा ए। 35 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली गुणात्मक मौद्रिक नीति पद्धति नहीं है। फर्स्ट इसमें है क्रेडिट की राशनिंग, मार्जिनल अनिवार्यता में परिवर्तन, खुला बाजार परिचालन या नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन। 35 का हमारा आंसर रहेगा सी, मौद्रिक नीति पद्धति नहीं है। तो खुला बाजार परिचालन मौद्रिक नीति पद्धति नहीं है। 36 क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी अर्थव्यवस्था के डॉलरीकरण का कारण बन सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के डॉलरीकरण या का के संभावित प्रभाव है। कौन से प्रभाव हैं? देश की मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने की रिजर्व बैंक की क्षमता का क्षरण या केंद्रीय बैंक के लाभ में वृद्धि या भुगतान संतुलन संकट का कम जोखिम। 36 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी 1 और 3 इसमें सही है। 1 और 3।
सही कारण दिए गए हैं इसमें। आंसर रहेगा सी 36 का। 37 क्वेश्चन है, भारत में भूमि स्वामित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भूमि स्वामित्व, भारत में वर्तमान में निर्णायक भूमि स्वामित्व की एक ऐसी प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमें पिछले हस्तांतरण के विवरण के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण निर्धारित किया जाता है। निर्णायक भूमि स्वामित्व पद्धति में सरकार भूमि के स्वामित्व की गारंटी देती है, ये भी सही, यही सही है। इसमें 37 में 1 गलत है, 2 सही है, तो आंसर हमारा 37 का रहेगा बी। 38 क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता से पहले जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। यह व्यक्तियों को राज्य के साथ उनके औपचारिक संबंधों की स्वीकृति हेतु मान्यता का अधिकार प्रदान करती है। भारत के महारजिस्ट्रार संपूर्ण देश में इससे संबंधित अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। तो कौन सा सही है ये बताना है हमें, तो इसमें 1 और 2 सही है। इस स्वतंत्रता से पहले हमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाना पड़ता था, मतलब अनिवार्य नहीं था। यह व्यक्तियों को राज्य के साथ औपचारिक संबंध की स्वीकृति हेतु मान्यता का अधिकार प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों इसमें सही है, 30 इसमें गलत है। आंसर हमारा रहेगा 38 का बी। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेतृत्वकर्ता हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित थे। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किन्होंने मिलकर की थी, ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सीन सान्याल या खुदीराम बोस। तो 39 का हमारा आंसर रहेगा ए 1 2 3। इसमें खुदीराम बोस नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 40 क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा समृद्ध कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित समृद्ध कार्यक्रम। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप द्वारा अपने उत्पादों का संवर्धन करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने को लेकर निवेश प्राप्त करने हेतु एक महासहायक मंच का निर्माण करने से यही है। फर्स्ट हमारा सही है इसमें, तो और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने ये पूछा ही नहीं, इसमें कोट है नहीं कि ए बी बी सी आई बी सी ऐसा कुछ। तो फर्स्ट हमारा सही है। 40 का हमारा आंसर रहेगा ए। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 हमारा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए गए, क्वाड चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सैन्य गठबंधन है। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए कार्य करना है। क्वाड के चारों देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, तो कौन सा सही है ये बताना है हमें। इसमें केवल 2 सही है कि क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए कार्य करना है। 41 का हमारा आंसर रहेगा ए। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की विशिष्ट विशेषता या विशेषताएं नहीं है बतानी है हमें। विद्युत प्रणोदन, चुंबकीय प्रोत्थापन, उच्च दबाव ट्यूब, कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है। इसमें हमारी केवल 3 जो है उच्च दबाव, ये इसकी विशेषता नहीं है। विद्युत प्रणोदन, चुंबकीय प्रोत्थापन, ये इसकी विशेषता है किसकी, हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की। तो 42 का हमारा आंसर आएगा बी। 43 क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, ये भी सही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश रहा था, ये भी सही है। तो 43 का हमारा 1 2 3 यानी कि आंसर रहेगा डी। 43 आंसर रहेगा डी। तीनों के तीनों बिल्कुल सही कथन दिए गए इसमें। निम्नलिखित में से 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकियां तकनीकी महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने में सहायक है। फायरवॉल, जीरो ट्रस्ट मॉडल, ब्लूबगिंग या एंटीवायरस, कौन कौन से सही हैं। इसमें 1 2 और 4 रहेगा। तो फायरवॉल, जीरो ट्रस्ट मॉडल और एंटीवायरस ये कंप्यूटर को किससे बचाते हैं, साइबर हमलों से। तो 44 का आंसर रहेगा ए। 45 क्वेश्चन, भारत में उप मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के पदों के विपरीत उप मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री का पद राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है।
एक राज्य में केवल एक ही उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो कौन से सही है, सही कौन से ये बताना। तो 1 और 2 इसमें सही है कि जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और उप मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद नहीं है, ये भी सही है। 45 का हमारा आंसर रहेगा बी। 46 क्वेश्चन है। हाल ही में सुर्खियों में रहा केर्च जल डमरूधे जोड़ता है एजियन सागर और मारमारा सागर को, नहीं, फारस की खाड़ी अरब सागर को, यह गलत है, काला सागर और अजोब सागर को। तो केर्च डमरूधा किसको जोड़ता है, ये काला सागर और अजोब सागर को जोड़ता है। 46 का हमारा आंसर रहेगा सी। 47 क्वेश्चन है। नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक की पहल है, नहीं, यह 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन की दिशा में कार्य कर रहा है, ये सही है। नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की दिशा में कार्य कर रहा है, ये सही। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट पीआरआई द्वारा आहूत किया जाता है, ये भी सही। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो आंसर रहेगा हमारा बी। 48 क्वेश्चन है। या यानडूब की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानडूब की संधि, इस संधि के अनुसार बर्मा सरकार को असम